ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ टीडीएम। तो टीडीएम एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन को नापते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर द गोल इज़ एंश्योर, गोल यही होता है कि जो दवाई है वो इफ़ेक्टिव रहे। इफ़ेक्टिव रहने का मतलब वर्किंग प्रॉपरली, इसके अलावा वो सेफ़ रहे, दैट मीन्स नॉट कॉजिंग हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, कोई भी ड्रग होती है ना, उसकी एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन होती है। अगर ब्लड के अंदर उस ड्रग की ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है तो वो इफ़ेक्टिव होगी और ना ही उसका ओवरडोज होगा, ना ही साइड इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन इन केस सपोज दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अगर सपोज दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, तो हम देख सकते हैं कि ये ऑप्टिमल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, सो दिस विल कॉज ओवरडोज और टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन ड्रग की अगर यहाँ पे होती, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्टिमल कंसंट्रेशन के नीचे, तो क्या होता, हमारी ड्रग जो होती वो इनइफेक्टिव कहलाती। इनइफेक्टिव का मतलब आप जो ड्रग दे रहे हो वो अपना काम नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो इसको हम सब थेरेप्यूटिक रेंज भी कह सकते हैं, सब थेरेप्यूटिक रेंज। तो देखो, ड्रग्स विद नैरो थेरेप्यूटिक रेंज, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो इसके अंदर लिथियम आता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्पेशली इन केस ऑफ रीनल फेलियर। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर कार्बामेज़ेपिन हो गया। इसके अलावा थियोफाइलिन, डिजॉक्सिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लाइक लिथियम। इसके अलावा एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गई। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसकी भी नैरोथेरेप्यूटिक रेंज होती है। एंड द लास्ट वन इज़ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, दैट इंक्लूड साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमस। अब बात करते हैं हमें टीडीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी। सपोज देर आर टू पेशेंट, this is patient number A, this is patient number B, okay, both got the infection of MRSA और दोनों को हम मेडिसिन दे रहे हैं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन दे रहे हैं 1 ग्राम IV एवरी 12 आवर। तो हमने इस तरीके से स्टैंडर्ड डोज दे दिया है वैंकोमाइसिन का। हम देखते हैं कि जो पेशेंट A है वो ठीक नहीं होता है इस दवाई से, जबकि जो पेशेंट बी है वो ठीक हो जाता है। हम और क्या देखते हैं कि पेशेंट ए जो है वो ठीक नहीं होता है, ऊपर से हमें पेशेंट ए के अंदर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। जैसे कि सपोज वैंकोमाइसिन है तो वैंकोमाइसिन कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। तो जब हम टीडीएम करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट ए के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो है 25 mg पर लीटर, जबकि नॉर्मल थेरेप्यूटिक रेंज होती है 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट ए है उसके अंदर हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 ग्राम IV वी विल गिव इट 750 मिलीग्राम IV एवरी 24 आवर। अगर टीडीएम, जब हमने टीडीएम की बी के अंदर, तो लेवल मिले हमको 15 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि रेंज के अंदर है। तो जो पेशेंट ए है एक्चुअली उसे किडनी डिजीज़ है, इस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही है पेशेंट ए के साथ। इसी को बोलते हैं इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी। नो टू पेशेंट रेस्पॉन्ड टू अ ड्रग इन एग्जैक्टली द सेम वे। फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, एज एंड disease state can significantly alter how a drug is absorbed, distributed, metabolized, and excreted. Without TDM, fixed doses could lead to toxicity or treatment failure in some patients. अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। TDM is essential for drugs with non-linear pharmacokinetics.
देखो TDM क्रिटिकल होता है फॉर ड्रग्स विद नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक्स because their plasma concentration do not change proportionally with dose, leading to unpredictable effects. इसको एग्जाम्पल सिंपल भाषा में बोले तो डबलिंग द डोज मे नॉट डबल द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हम डोज को डबल कर रहे हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी डबल होनी चाहिए, बट जो ड्रग नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। आप उनकी जब डोज अगर डबल करोगे यू विल सी कि जो उनकी जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगी ब्लड के अंदर वो मच लार्जर होगी ड्यू टू फैक्टर्स लाइक वेरिएबल एब्जॉर्प्शन एंड एंजाइम सेचुरेशन। तो अब हमें बात करनी है कि वेरिएबल एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एंजाइम सेचुरेशन क्या होता है। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, एक टेक्रोलिमस को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। टेक्रोलिमस को हम ओरली लेते हैं, ठीक है। इट्स एब्जॉर्प्शन इन द GI ट्रैक्ट इज इनकंसिस्टेंट एंड वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। फैक्टर्स लाइक फूड इंटेक, gut motility and the presence of bile acid can affect how much tacrolimus enters the bloodstream। तो इसमें कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ना वो ज़रूरी नहीं कि वो सिंपली एब्जॉर्ब हो जा रही है, उसका एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और ये वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने दवाई के साथ जो फूड लिया है सपोज़, तो उसकी वजह से ये वेरी कर सकता है। या फिर गट मोटिलिटी, हर किसी पेशेंट की गट मोटिलिटी अलग अलग हो सकती है। या फिर कुछ चीज़ें होती है जो गट मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। तो गट मोटिलिटी से भी एब्जॉर्प्शन पे हमको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ बाइल एसिड इन द स्टमक, presence of bile acid can also affect how much tacrolimus enter the bloodstream। फिर हम बात करते हैं एंजाइम सेचुरेशन की। ये क्या होता है? Tacrolimus is primarily metabolized or broken down in the liver by cytochrome P450 enzyme। कौन कौन से हैं वो? cytochrome P3A4 and cytochrome P3A5। ये जो एंजाइम होते हैं इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू प्रोसेस द ड्रग। ये कितनी ड्रग हैंडल करेंगी, इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मीनिंग दे कैन बिकम सैचुरेटेड एट हायर कंसंट्रेशन। तो और आगे समझते हैं हम से। व्हेन टेक्रोलिमस लेवल्स आर लो, cytochrome P3A4 and 5 can efficiently metabolize the drug, clearing it from the body. However, at higher dose or concentrations, the enzyme becomes saturated, meaning they cannot process additional drug as effectively. This leads to a slower clearance rate and disproportionate increase in blood levels. इसका impact क्या देखने को मिलेगा? A small dose increase can push the system into saturation, causing a large unpredictable rise in tacrolimus levels, which increase the risk of toxicity। तो अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी ड्रग है जो कि नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है। इट इंक्लूड्स फेनिटोविन, टैक्रोलिमस, डिजॉक्सिन, वोरिकोनाजोल, कार्बामेज़ापिन, थियोफाइलिन, साइक्लोस्पोरिन, वेल्प्रोइक एसिड, मैथोट्रेक्सेट, ओमेप्राजोल, वारफेरिन एंड सैलिसिलेट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नॉन कंप्लायंस क्या होता है। नॉन कंप्लायंस को हम पुअर एडहेरेंस भी बोल सकते हैं। नॉन कंप्लायंस का मतलब हो गया सिंपल सा, फेलियर टू एडहेयर टू प्रेस्क्राइब्ड रेजिमेन। ठीक है। नॉन कंप्लायंस का कैसे होगा? अगर आप डोज लेना स्किप कर देते हो,
या फिर आप इनकरेक्ट डोजेज लेते हो, या फिर आप मेडिकेशन को लेना प्रीमेच्योरली बंद कर देते हो। रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल है, अ 45-year-old पेशेंट विद ओबेसिटी वाज प्रेस्क्राइब्ड सीमाग्लूटाइड। ठीक है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। 45-year-old पेशेंट है, ओबेसिटी के साथ है, और उसको हमने प्रेस्क्राइब की है सेमी ग्लूटाइड। ठीक है, बट स्किप्ड डोज लेना स्किप कर देता है, ये डोज लेना स्किप कर देता है ड्यू टू नोजिया एंड ट्रेवल, क्योंकि वो ट्रेवलिंग कर रहा था तो उसने वो डोज को लेना उसने स्किप कर दिया, दवाई लेना रह गया उससे। तो आफ्टर 6 months वेट लॉस वाज ओनली 5%, जो कि एक्सपेक्टेड था 15%। ये जो पेशेंट है ये सीमाग्लूटाइड ले रहा है अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए। तो आफ्टर 6 months वी वर एक्सपेक्टिंग दैट 15% ऑफ हीज वेट, उसकी जो ओबेसिटी होगी वो कम होगा, बट कितना कम हुआ? सिर्फ 5% कम हुआ। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो टीडीएम का क्या रोल है इसके अंदर? ब्लड टेस्ट शोड सब थेरेप्यूटिक सीमाग्लूटाइड। जब हमने टीडीएम किया, जब हमने ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन चेक की, तो हमको उस ड्रग के सब थेरेप्यूटिक स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं, सब थेरेप्यूटिक लेवल्स देखने को मिलते हैं। मतलब जो थेरेप्यूटिक रेंज है उसके ये नीचे है। तो ये कंफर्म करता है नॉन कंप्लायंस को। द क्लिनिशियन यूज्ड टीडीएम डाटा टू काउंसिल द पेशेंट। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? हम जो पेशेंट है उसको काउंसिल करेंगे। वी कैन इम्प्लीमेंट रिमाइंडर्स वाया अ मोबाइल ऐप। ये भी एक टेक्निक है टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ कंप्लायंट टू द ड्रग। And after 3 months of consistent use, the patient achieved 12% of weight loss. तो जब हमने TDM किया, हमने मॉडिफिकेशन किए, पेशेंट को कंप्लायंस की हमने इम्पोर्टेंस बताई, और हमने कुछ ट्रिक्स अपनाए जैसे कि रिमाइंडर्स अपनाए, सो दैट द पेशेंट एडहेयर टू द ड्रग। तो जब ये सब हमने मॉडिफिकेशन किए, उसके बाद में जब हमने आफ्टर 3 months चेक किया, तो हमने देखा दैट पेशेंट हैज़ अचीव्ड 12% ऑफ वेट लॉस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है टोपिरामेट, फेंटारामिन टोपिरामेट का कॉम्बिनेशन ओवर यूज़। देखो, एक 32-year-old वुमन है विद अ BMI ऑफ 34, टुक एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, टू एक्सेलरेट वेट लॉस। यहाँ पे भी क्या है, एक 32 ईयर की लेडी है, उसका BMI 34 है, तो वो अपना वेट लॉस करना चाहती है। वेट लॉस करना चाहती है इसलिए वो एक मेडिसिन लेती है, फेंटारामिन टोपिरामेट। ये इसका एक और नाम होता है क्विज़मिया। ठीक है, तो अब क्या है, उसने एक्स्ट्रा डोजेज ले लिए, बिलीविंग missed doses earlier in the month justified it. She experienced palpitation and insomnia, prompting an ER visit. तो इसके अंदर TDM का क्या रोल है? TDM revealed supratherapeutic phentermine levels indicating overuse. The clinician reduced the dose, provided education on adherence and monitored levels monthly. Symptoms resolved and weight loss continued safely. तो मैं इसका दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ कि एक 32-year-old की एक फीमेल पेशेंट है, उसका BMI काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपना BMI कम करना चाहती है। BMI कम करने के लिए वो एक मेडिकेशन लेती है जिसका नाम है फेंटारामिन टोपिरामेट का कॉम्बो है ये मेडिकेशन, अपना BMI कम करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इनकरेक्ट डोज ले लेती है, कभी कभार ज़्यादा डोज ले लेती है। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है कि सपोज़ उसने 1-2 दिन पहले नहीं लिया किसी वजह से, तो वो क्या करती है, ज़्यादा डोज ले लेती है। ठीक है,
और ज़्यादा डोज ले लेती है तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट कि वो जो पेशेंट है उसको ER इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके भर्ती होना पड़ता है। तो TDM का क्या रोल है? TDM करते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं सुप्रा थेरेप्यूटिक लेवल्स ऑफ ड्रग। अब जब सुप्रा थेरेप्यूटिक लेवल्स हमें दिख रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम जो डोज होंगे वो डोज कम करेंगे और पेशेंट को एडहेरेंस की इम्पोर्टेंस समझाएंगे। दैट्स इट। ओके, आगे बात करते हैं हम स्टेप्स इन TDM। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं मतलब ब्लड निकालते हैं पेशेंट के अंदर से, ठीक है। फिर उस ब्लड को एनालिसिस करते हैं। ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन को हम एनालिसिस करते हैं। उसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है HPLC, इम्यूनोएसे होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। देयर आर मैनी वेज टू असेस ड्रग इन द ब्लड। फिर जो भी असेसमेंट आया उसकी एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसके बाद में हम डोज को एडजस्ट करते हैं। तो देखो, सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक होता है ट्रफ लेवल और एक होता है पीक लेवल। सपोज जैसे कि ये कोई ड्रग है, ड्रग के लिए ग्राफ है। देयर इज़ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब कम से कम इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ड्रग की ब्लड के अंदर कि वो अपना काम कर सके। इसी को कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और एक होती है टॉक्सिक कंसंट्रेशन। अगर इस लेवल पर इतनी ज़्यादा अगर ड्रग की कंसंट्रेशन हो जाती है तो हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच में रहे। तो ये ग्राफ आया हमारे पास। अब ये देखो, ये जो सबसे पीक वाला जो पॉइंट है ड्रग की कंसंट्रेशन का, इसको कहते हैं हम पीक लेवल। और जो सबसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाला जो पॉइंट है उसको कहते हैं हम ट्रफ लेवल। एक दो बातें और हैं। 4 ट्रफ लेवल्स कलेक्ट जस्ट बिफोर नेक्स्ट डोज एंड 4 पीक लेवल्स कलेक्ट एट द अप्रोप्रिएट टाइम पोस्ट डोज। जैसे कि अगर ओरल ड्रग है तो उनके लिए 1 से 2 घंटे बाद में करते हैं, और IV इन्फ्यूज़न है तो उस कंडीशन के अंदर 30 मिनट लेटर हम ब्लड ड्रॉ करते हैं। कॉमन ब्लड कलेक्शन ट्यूब यूज्ड इन TDM, जैसे कि हम बात करते हैं रेड टॉप वाली यूज़ करते हैं वैंकोमाइसिन, फेनिटोविन, वेलप्रोविट और डिजॉक्सिन के लिए। सीरम सेपरेटर ट्यूब, ये गोल्ड कलर की होती है, इसका यूज़ करते हैं हम लिथियम, कार्बामेज़ापिन और थियोफाइलिन को इनकी TDM करने के लिए। और लेवेंडर या फिर पर्पल टॉप वाली ये जो ट्यूब है इसका यूज़ करते हैं हम फॉर टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन और सीरोलिमस। एनालिटिकल मेथड्स की बात करते हैं TDM के अंदर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी HPLC की। उसकी फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड दिस इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा इम्यूनोएसे होते हैं, जैसे कि एलाइजा हो गया, केमिलुसेंस हो गया। ये फास्टर होता है बट लेस स्पेसिफिक होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, हाईली एक्यूरेट बट एक्सपेंसिव। इसके अलावा रेडियो इम्यूनोएसे होते हैं, ये FPIA होता है, फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन इम्यूनोएसे। इसके अलावा TLC होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो दीज आर ऑल द मेथड्स from which we assess the drug after taking the sample of the patient. These are the method through which we assess the drug. Now बात करते हैं रिवाइज डोज की। रिवाइज डोज का फॉर्मूला होता है प्रीवियस डोज मल्टीप्लाइड बाय टारगेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेजर्ड कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। सपोज वी हैव अ टारगेट कंसंट्रेशन
टारगेट कंसंट्रेशन है हमारी 15 माइक्रोग्राम पर ml एंड मेजर्ड जो कंसंट्रेशन है वो आई 10 माइक्रोग्राम पर ml और करंट डोज हम कितना दे रहे हैं 300 मिलीग्राम पर डे। तो अगर आपको ये टारगेट कंसंट्रेशन चाहिए तो इसके लिए रिवाइज डोज कितना होना चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास आएगा 450 मिलीग्राम पर डे। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंक्रीज द डोज टू 450 mg पर डे टू रीच द टारगेट कंसंट्रेशन। सो दिस इज़ अबाउट द रिवाइज डोज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रीवियस डोज मल्टीप्लाइड बाय टारगेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेजर्ड कंसंट्रेशन। बात करते हैं चैलेंजेस की, टीडीएम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहला चैलेंज तो आता है प्रोटीन बाइंडिंग इशू का। क्या होता है इसको समझते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग इशू कॉम्प्लिकेट टीडीएम बाय अल्टरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ड्रग लेवल and active free drug. Many drugs bind to plasma protein, mainly albumin and alpha-1 acid glycoprotein, and only the free or unbound fraction is pharmacologically active. Change in protein binding can alter drug efficacy, toxicity, and measure concentration. In TDM, usually total drug concentration मतलब bound plus free is measured. Okay. तो देखो ये कुछ सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियोज को हम समझते हैं। एक 60 year old मेल विद एपिलेप्सी, 60 year old का मेल है जिसको एपिलेप्सी है एंड ही इज़ ऑन फेनिटोइन। ठीक है, टोटल फेनिटोइन लेवल हमने मेज़र किए जो कि है कितने 12 मिलीग्राम पर लीटर, और जो इसकी थेरेप्यूटिक रेंज होता है, थेरेप्यूटिक लेवल होता है वो होता है 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये विद इन रेंज है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी पेशेंट आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस, निस्टैग्मस दैट आर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। लेकिन टीडीएम तो हमें दिखा रहा है कि 12 मिलीग्राम पर लीटर ड्रग कंसंट्रेशन है जो कि थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर है। देन वाई द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग दिस टॉक्सिसिटी, दिस टॉक्सिक सिम्टम्स। प्रॉब्लम क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे हमको पता चलता है कि पेशेंट जो है उसको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया का मतलब हमने जब उसके एल्ब्यूमिन लेवल्स मेज़र किए तो एल्ब्यूमिन लेवल आता है 2 ग्राम पर डीएल, जबकि नॉर्मल होता है 3.5 से 5 के बीच में। तो एल्ब्यूमिन कम हो गया। जब भी एल्ब्यूमिन कम होगा तो फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम फेनिटोइन की करेक्टेड डोज कैलकुलेट करने बैठे तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मेजर्ड फेनिटोइन डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय एल्ब्यूमिन प्लस 0.1। अगर हम इसके अंदर कंसंट्रेशन वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमारे पास ये आएगा 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो टीडीएम हमको एक्चुअली 12 मिलीग्राम पर लीटर बता रहा है वो गलत है। द रियल ड्रग कंसंट्रेशन इज एक्चुअली 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो द इंटरप्रिटेशन विल बी दैट करेक्टेड लेवल इज टॉक्सिक एंड द एक्शन शुड बी रिड्यूस फेनिटोइन डोज। तो ये समझ में आया कि कैसे प्रोटीन बाइंडिंग जो इशू होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, कैसे एक चैलेंज की तरह होती है टीडीएम के अंदर। आगे हम एक और केस लेके बात कर सकते हैं। जैसे कि एक 70 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि वॉरफेरिन पर है। ठीक है, उसका INR स्टेबल है 2.5। हाँ ठीक है, उसका INR चेक किया 2.5 आया जो कि स्टेबल INR होता है। फिर हमने क्या किया, वी स्टार्टेड सल्फामेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम फॉर UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हमने ये मेडिकेशंस
उसको स्टार्ट की। आफ्टर 3 डेज हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का INR जो है वो स्पाइक कर गया है और कितना हो गया है, डायरेक्ट 6 हो गया है। ठीक है, 6 हो गया है डायरेक्ट। जब INR बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कैसे प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट करता है TDM को। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि जो सल्फामेथॉक्साजोल है वो डिस्प्लेस करता है वारफेरिन को, डिस्प्लेस कर देता है वारफेरिन को, जिससे कि जो फ्री वारफेरिन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? होल्ड वारफेरिन, मॉनिटर INR अंटिल स्टेबल, और अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक का आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात करते हैं। एक 45 ईयर ओल्ड मेल है विद बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको, और ही इज़ ऑन वेलप्रोवेट। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर उसको ट्रेमर आ रहा है, कन्फ्यूज़न आ रहा है, जो कि साइन ऑफ टॉक्सिसिटी है। जब हमने TDM किया तो हमको वेलप्रोवेट लेवल कितने मिलते हैं? 80 मिलीग्राम पर लीटर। और जो थेरेप्यूटिक रेंज की अगर हम बात करें तो थेरेप्यूटिक रेंज होती है 50 to 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो मतलब TDM पर तो ड्रग की कंसंट्रेशन फिट बैठती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम क्या है रियली, तो पेशेंट को क्या है एक्चुअली, पेशेंट हैव क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर क्या होता है, यूरेमिक टॉक्सिन्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं वेलप्रोवेट को फ्रॉम एल्ब्यूमिन। इससे क्या हो रहा है कि जो फ्री वेलप्रोवेट है उनके लेवल काफ़ी बढ़ जा रहे हैं डिस्पाइट नॉर्मल टोटल लेवल। टोटल लेवल तो सेम है, बट जो फ्री ड्रग है वो बढ़ जा रही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन, वी विल रिड्यूस द डोज, स्विच टू अ लेस protein bound drug, could be levetiracetam if toxicity persists. केस 4, एक 55 ईयर ओल्ड मेल है with post MI. He is receiving IV lidocaine for ventricular arrhythmia. Okay, so alpha 1 acid glycoprotein or AAG elevated due to acute inflammation. Total lidocaine levels are 5 milligram per liter and therapeutic level is 1.5 to 5 milligram per liter, but arrhythmia persist. इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक पेशेंट है पोस्ट MI, उसको हम IV लाइडोकेन दे रहे हैं टू ट्रीट हिज arrhythmia, बट स्टिल द arrhythmia इज परसिस्टिंग। हमने TDM करके देखा तो हम चेक करते हैं कि जो टोटल लाइडोकेन लेवल है वो तो इफ़ेक्टिव है, वो तो 5 मिलीग्राम पर लीटर है जितने होने चाहिए थे। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, पोस्ट MI जो कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसके अंदर AAG एक प्रोटीन होती है, इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जो लाइडोकेन होता है वो बाइंड कर जाता है किससे? AAG से। जिससे क्या होगा, मोर ड्रग इज बाइंड टू AAG, सो देयर विल बी लेस एक्टिव लाइडोकेन एंड दैट विल लीड टू ट्रीटमेंट फेलियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लाइडोकेन की डोज को बढ़ाएंगे कॉशियसली। इसके अलावा अल्टरनेटिव एंटी अरिथमिक जैसे कि एम्यूडेरिन हो गए, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या चैलेंजेस आते हैं, एक चैलेंज हो गया प्रोटीन बाइंडिंग इशू। इसके अलावा क्या चैलेंज आता है TDM के अंदर, तो एक चैलेंज आता है सैम्पल टाइमिंग एरर का। सैम्पल टाइमिंग एरर अकर्स व्हेन ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड एट इनकरेक्ट टाइम्स relative to drug administration, leading to misinterpretation of drug levels. Correct sampling for vancomycin. Vancomycin typically dosed every 8 to 12 hours and TDM relies on trough level. कब करते हैं trough level? Immediately before the next dose, मतलब 30 मिनट प्रायर। एरर क्या हो सकता है, trough drawn too early। अगर आप बहुत जल्दी निकाल लेते हो टफ लेवल तो इट विल फॉल्सली शो हाई रीडिंग, सो
dose may be reduced unnecessarily, that will lead to subtherapeutic level and that will lead to treatment failure. अगर आप ट्रफ लेवल्स बहुत लीट करते हो, सो इट विल फाल्सली शो लो रीडिंग and the dose may be increased unnecessarily, that will lead to toxicity. Real world impact की बात करें तो a study found that 30% vancomycin trough level were drawn incorrectly, leading to avoidable dose changes. इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये जो टाइमिंग एरर है, एजुकेट करेंगे हम स्टाफ को, पेशेंट को, नर्स को, फ्लेबोटोमिस्ट को. नर्स एंड फ्लेबोटोमिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड क्रिटिकल टाइमिंग. उनको क्रिटिकल टाइमिंग की वैल्यू समझ में आनी चाहिए. एंड द आउट पेशेंट शुड बी गिवन क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस. कॉस्ट एंड रिसोर्स लिमिटेशन, इसकी बात करते हैं. ये भी एक लिमिटेशन है टीडीएम के अंदर कि टीडीएम इज़ एक्सपेंसिव. इवन दिस डज नॉट हैपन इन आवर कॉलेज एज वेल because of the cost of equipment, test and expertise. This is too expensive and may be inaccessible in low resource setting. Example, rural clinics may lack HPLC system for methotrexate monitoring. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लियर थेरेप्यूटिक रेंजेस. इशू क्या है इसके अंदर? सम ड्रग्स लाइक न्यूअर एंटीलेप्टिक्स लैक वेल डिफाइंड थेरेप्यूटिक विंडोज़. अभी उनके लिए एक वेल डिफाइंड थेरेप्यूटिक विंडो जो है वो हमने सेट ही नहीं की है. जैसे कि अगर हम बात करें पैराम्पेनल की, तो ये एक नई एंटी सीजर ड्रग है. अभी हम नहीं जानते इसके लिए कि इसकी थेरेप्यूटिक रेंज क्या है. तो उसके लिए टीडीएम करना क्या होगा? बहुत ही चैलेंजिंग होगा. अगला चैलेंज आता है इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन. क्योंकि टीडीएम जो होता है उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है बिटवीन लैब्स, बिटवीन फार्मासिस्ट, बिटवीन क्लिनिशियन. मतलब इनको आपस में अच्छा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है. ठीक है. जैसे कि सपोज जैसे कि टेक्रोलिमस लेवल की हम टीडीएम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी डिलेड रिपोर्टिंग की जाती है तो इस कंडीशन के अंदर इट विल रिस्क रिजेक्शन. सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा? हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम. रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा करना होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स को एक्टिव करना होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. सो दीज आर ऑल दी चैलेंजेस. एक और चैलेंज क्या आता है? ओवर यूज़, मिस यूज़ ऑफ टीडीएम. सपोज जैसे कि हम टीडीएम कर रहे हैं किसके लिए? एम्लोडिपिन के लिए. तो एम्लोडिपिन के लिए टीडीएम करने की ज़रूरत हमको नहीं है. टीडीएम हर ड्रग के लिए नहीं करता है. ठीक है. जिनकी वाइड थेरेप्यूटिक रेंज है, जैसे कि अभी मैंने बात करी एम्लोडिपिन की, तो उनके लिए हमको टीडीएम करने की ज़रूरत नहीं होती है. अब हमने बात करी सारे चैलेंजेस की. अब हम बात करते हैं बेनिफिट क्या होते हैं टीडीएम के. तो पहला बेनिफिट होता है पर्सनलाइज्ड डोजिंग फॉर इंडिविजुअल पेशेंट. देखो हर एक पेशेंट क्या होता है? अलग होता है. तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डोज किसी पेशेंट को देते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो स्टैंडर्ड डोज है वो उन सब पे काम करें, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. Every person, the way they absorb, distribute, metabolize और excrete the drug is different. तो TDM के थ्रू हम क्या करते हैं? जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, instead of keeping it standard, we will individualize it, personalize it for individual patient. Every person can be different. How? Because of they can have renal or hepatic impairment. Age of every patient is different. You cannot give the same dose of the drug in the pediatric population as well as into the geriatric patient. And the next thing is genetic variability. So every person is different because of their genetic material. And if we want to talk about it, we can talk about it through cytochrome P450 enzyme polymorphism.
एग्जाम्पल है डोज रिडक्शन ऑफ डिजॉक्सिन इन अ पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। जैसे कि डिजॉक्सिन है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, किडनी का कोई पेशेंट है, तो हम स्टैंडर्ड डोज नहीं दे सकते हैं डिजॉक्सिन का, हमको उसका ड्रग कम करके देना पड़ेगा। साइटोक्रोम P450 पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में बात कर सकते हैं हम, क्या होता है ये। देखो जो जिनके अंदर रिड्यूस्ड एंजाइम एक्टिविटी होती है उन्हें कहते हैं हम स्लोअर ड्रग मेटाबॉलिज्म, और जिसके अंदर इंक्रीज्ड एंजाइम एक्टिविटी होती है इसे कहते हैं हम फास्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म। और जिनके अंदर एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है तो ड्रग नॉट मेटाबोलाइज्ड एट ऑल। एक एग्जांपल लेते हैं, कोडीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है उसकी एक्टिव पेन किलर वाली फॉर्म के अंदर जिसे मॉर्फिन कहते हैं, एंड दिस कन्वर्जन it happens with the help of the enzyme cytochrome P2D6. So if we talk about a poor metabolizer, what happens in a condition of a poor metabolizer, that the codeine is not converted, so there will be no pain relief. If someone is ultra rapid metabolizer, there will be excessive morphine that will lead to risk of overdose, or risk of overdose, what is the risk? That is the respiratory depression. आगे हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन हेल्थ केयर। हम बात कर रहे थे बेनिफिट की ना, हाँ। TDM bridges the gap between cost effectiveness, reduce hospitalization and complications from underdosing or overdosing. Examples include avoiding aminoglycoside-induced nephrotoxicity, lower cost for dialysis or prolonged care. Conclusion क्या है? TDM bridges the gap between standardized dosing and individualized therapy, ensuring drugs are safe, effective, and cost efficient. In this way, TDM plays an important role in modern precision medicine. Future क्या है TDM का? Integration of TDM with pharmacogenomics. TDM represents one size fits all dosing to tailored individualized therapy. फार्मेकोजीनोमिक्स की बात करें, फार्मेकोजीनोमिक्स क्या होता है? फार्मेकोजीनोमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी जो बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स कैसे ड्रग के रेस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं, अल्टर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि पेशेंट जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाएगा, पहले थेरेपी स्टार्ट करने से पहले वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाएगा और अपना मेटाबोलाइजर स्टेटस चेक करवाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक डाटा गाइड्स द इनिशियल डोजिंग while TDM फाइन ट्यून्स इट बेस्ड ऑन एक्चुअल ड्रग लेवल्स। तो ये इसका एक फ्यूचर है कि हम इसको फार्मेकोजीनोमिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि बात कर लेते हैं वॉरफेरिन की, दैट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P2C9। तो जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे हम इसके अंदर, जैसे हमें इसके स्टार्टिंग डोज की वो वैल्यू पता चलेगी, स्टार्टिंग डोज क्या रखना चाहिए, और फिर TDM जो होगा वो एडजस्ट करेगा डोज को फर्दर, ठीक है। जैसे कि अगले सिनेरियो के अंदर हम साइटोक्रोम P2D6 एंड साइटोक्रोम P2C19 जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं टू गाइड SSRI डोजिंग इन डिप्रेशन, वाइल TDM एंश्योर्स लेवल स्टे विद इन द रेंज। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम टेक्रोलेमस की, जो कि साइटोक्रोम 3A5 पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू इसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, that will predict metabolism, and TDM maintains therapeutic level to prevent organ rejection. आगे हम बात करते हैं we are talking about the future of TDM, right? So wearable sensors for real time and non-invasive drug monitoring. These are advanced devices designed to measure drug concentration in bodily fluids continuously without invasive procedures like blood draws.
एग्जाम्पल क्या है वियरेबल सेंसर्स के? सो देयर इज दिस स्वेट सेंसिंग पैच। ये क्या करता है, मेजर करता है ड्रग कंसंट्रेशन इन स्वेट, यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स टू डिटेक्ट ड्रग मॉलिक्यूल। इसके अलावा सलाइवा बेस्ड सेंसर हो गए, जो कि सलाइवा के अंदर आपकी ड्रग को इस तरीके से मोबाइल पे बता देंगे। माइक्रो नीडल पैच की बात करते हैं, इस तरीके से माइक्रो नीडल पैच होता है। टाइनी पेनलेस नीडल्स पेनेट्रेट द अपर स्किन लेयर टू सैंपल ड्रग। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं। सम एक्सपेरिमेंटल लेंसेज कैन डिटेक्ट ड्रग लेवल्स इन टीयर्स, एग्जाम्पल फॉर ग्लोकोमा और डायबिटीज ड्रग। Point of care devices for TDM. These are portable diagnostic tools that allow rapid drug level testing at a patient's bedside, in a clinic, or even at home. They eliminate the need for sending samples to a lab, providing instant result. Example ऐसे कि smartphone linked ऐसे. A drop of blood, sweat, or saliva is placed on a test strip, and a smartphone camera reads the result. Handheld electrochemical sensors. So, small devices that measure drug level using electrochemical reaction. So, this is all about the TDM.